से ये CMEs चली आ रही हैं। डॉक्टर युद्धवीर सिंह, जिनकी ज़मीन पे आज आप बैठे हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी उन्हीं की थी। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं का था। दिल्ली में बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी उन्हीं की ज़मीन पे थी। तो उन्होंने इतना सारा योगदान दिया होम्योपैथी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो हमारी आशाएं हैं आप सब लोगों से कि आप सब लोग भी हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। तो आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारा जो हमेशा ध्येय रहा है वो रहा है होम्योपैथी को आगे बढ़ाना। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक साइंटिफिक सेशन जरूर रखते हैं। बाकी हमारे सारे काम पूरी एसोसिएशन में सबसे बाद में होते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक सेशन रखते हैं। और ये साइंटिफिक सेशन आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, क्योंकि जितनी भी कंटिन्यूएशन मेडिकल एजुकेशन सीरीज होती हैं वो आपको पढ़ाती नहीं है, वो आपको सिर्फ अपडेट करती हैं। हो सकता है कि आप किसी केस में अटक रहे हो, कोई नई अपडेशन क्या आई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अलग अलग स्ट्रीम से और होम्योपैथी से अलग अलग स्पीकर्स को यहाँ तक लेकर के आएँ। आज हमारे पास डॉक्टर निरंजन नायक हैं। इतने अच्छे सर हैं, 2000 शायद 12-13 से या उससे भी पुराने से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर VP सिंह सर इनको सबसे पहली बार लेकर के आए थे। इस बार भी मैंने सिर्फ एक ही बार इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर आपको एसोसिएशन में आना है, आप आए। इन्होंने बिना सोचे ही कहा कि ठीक है बिल्कुल आएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्पीकर होते हैं, पहले कहते हैं कि हम डेट देखेंगे, अगले दिन बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे। लेकिन सर की तारीफ है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही बार कहा कि भाई हम आएंगे जरूर। तो क्योंकि एसोसिएशन से प्यार है, कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स में हमारा सहयोग दिया। और इस समय फोर्टिस के हेड हैं गुड़गांव में। तो यहाँ से एक छोटी सी दिल्ली से जर्नी शुरू करके आज गुड़गांव के हेड हैं। तो वेलकम है सर आपका। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा सेशन जरूर से शुरू करें। थैंक यू सर। सुशील लाइट सुशील साइड से अंदर काम करेगा। ठीक है। हाँ थोड़ा सा आज आपको लाइट हाँ जी, सबको नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का और डॉक्टर दीपक शर्मा जी और डॉक्टर VP सिंह जी, और उन्होंने हमें प्यार दिया है और यहाँ पे बुलाया है। और मेरा कोशिश रहेगा एक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में हम बात करें। और आई थिंक आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से? ठीक है, ओके। तो वैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैं फिलहाल फोर्टिस गुड़गांव में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से ट्रेन हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये 350 बेडेड है। अभी सून टू भी अभी अगले साल 250 बेड और ऐड हो रहा है। सो लेट अस सी, सबसे पहले कैंसर के बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं। तो किसी को हमारे अड़ोस पड़ोस में या किसी रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं किसी को कैंसर हो गया है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रही है? अगर हम इसका इंसिडेंस देखेंगे, पिछले हर 10 से 15 साल में दुगना इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसका मेन वजह ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये बढ़ रही है, लोग लंबी जी रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे साथ एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि हालांकि पहले कैंसर को एक एज्ड पॉपुलेशन यानी कि बुढ़ापे का बीमारी माना जाता था, बट आज के ज़माने में ये यंग लोगों को भी बहुत लोगों में आ रहा है। तो द मेन रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन का मतलब जो भी लोग ज़्यादातर शहरी इलाके में रहते हैं उनमें कॉमनली होता है, और जो शहरी तौर तरीके से जो जीते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो अर्बन लाइफस्टाइल जो अपनाते हैं, उसके वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। जो मेन रीजन ये है कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज है, यानी कि हम अपने रहन सहन कैसे अपनाएंगे, कैसे रखेंगे, उसके बेसिस पे हम कैंसर से बच भी सकते हैं, या फिर कैंसर अगर होना ही है तो उसको हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, डिले द इनएविटेबल बोलते हैं। तो अर्बन लाइफस्टाइल है तो अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीजें इसमें हमें तोहफा में मिलता है। जैसे दिल्ली NCR में हम रह रहे हैं तो पोल्यूशन हमें फ्री में मिलता है,
तो इसी तरह बहुत सारे स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कैंसर डेथ भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज में कॉमन है और डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है। बट गुड न्यूज ये है कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो कैंसर से हम बिल्कुल कैंसर का इलाज हो सकता है। और दूसरा ये है कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि किन सिम्टम्स अगर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब और सब मिलके इस टाइप का अवेयरनेस टॉक वगैरह अरेंज करते हैं। हम स्कूल वगैरह में भी जाके बच्चों को भी इस टाइप का अवेयरनेस देते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस में जाके अवेयरनेस देते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में। तो और जो भी रिसेंट एडवांसेस हुई है जो मेडिकल फील्ड में, हर तरीके के मेडिकल फील्ड में, तो जो सर्जिकल, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इस टाइप की बहुत सारी जो एडवांसेस जो हुई है, इसकी वजह से आज जो 25-30 साल के जो सिचुएशन है उससे हम काफी बेहतर सिचुएशन में है। बहुत सारी बीमारियों को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं और कुछ हद तक जो इवन लास्ट स्टेज कैंसर में भी काफी लंबी टाइम तक हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और सर्जरी जो है वो मेन स्टे है, काफी जो अर्ली स्टेज डिसीज में वो मेन ट्रीटमेंट है। और जहाँ पे भी सर्जरी हो सकते हैं ज्यादातर वो क्यूरेटिव सिचुएशन होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही मेन फोकस रहेगा, बट अभी उससे पहले हम एक कॉमन सिग्नल्स और अर्ली सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या है वो देखेंगे। इससे हमें जो भी कॉमन कैंसर्स क्या क्या है उसके बारे में हम कैसे सतर्क हो सकते हैं, इसके बारे में हम इससे जानेंगे। इसका एक न्यूमोनिक है कॉशन, सी फॉर चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट। अगर किसी का मोशन के हैबिट और यूरिनेशन का हैबिट में कोई बदलाव है, पहले से सडनली कुछ चेंजेस हो गया, पिछले 2-3 महीने से चेंजेस हो गया, बार बार मोशन जा रहा है, या मोशन होने के बाद भी ऐसे लगता है कि मोशन पूरा हुआ नहीं है, या यूरिन के लिए बार बार रात को यूरिन के लिए 2-3 बार से ज्यादा, मतलब वैसे नॉर्मली 1 या 2 बार एज लोग उठते हैं, बट और ज्यादा उठने की जरूरत पड़ता है। तो इस टाइप अगर कुछ है तो वो कैंसर के लक्षण हो सकता है। और एनी सोर विच डजंट हील, इसका मतलब कोई भी जख्म कहीं पे शरीर में कहीं पे भी कोई जख्म अगर भर नहीं रहा है, इलाज करने के बाद भी अगर नहीं भर रहा है, जैसे तंबाकू खाने वाले, जो गुटखा खाने वाले, पान मसाला खाने वालों में मुंह में छाले हो सकता है, या कहीं पे भी लेडीज में निप्पल का अल्सरेशन हो सकता है। तो इस टाइप कहीं पे भी अगर कोई जो जख्म है अगर वो हील नहीं हो रहा है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग यानी कि पेशाब, यूरिन में ब्लड आना, मोशन में ब्लड आना, खांसी बलगम में ब्लड आना, लेडीज के निप्पल से जो ब्लड कलर डिस्चार्ज हो सकता है, और नाक से ब्लड आना, इस टाइप कोई भी मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है या डिस्चार्ज होता है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। स्पेशली जो लेडीज में जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसमें वाइट डिस्चार्ज हो सकता है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। एनी थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, कहीं पे भी कोई गांठ है, कोई मतलब स्किन थिकनिंग वगैरह होता है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। और कैंसर का मेन ये है कि जो भी गांठ ज्यादातर होता है उसमें दर्द नहीं होता है, इसी की वजह से कैंसर गांठ देखने के बाद भी लोग डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है, इसलिए कैंसर काफी हद तक आगे बढ़ने का भी रिस्क रहता है। और इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अगर किसी को खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट में जैसे गैस की प्रॉब्लम टाइप होता है और खाना निगलने में दिक्कत होता है, ये पेट का जो स्टोमक कैंसर हो सकता है या बच्चेदानी का ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है। और खाने निगलने में दिक्कत जो है वो फूड पाइप की कैंसर की वजह से हो सकता है। और ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, कहीं पे भी शरीर में जो तिल या मस्सा होता है, अगर उसका साइज, शेप, इसमें कोई चेंजेस होता है, जैसे वो पहले बिल्कुल एकदम राउंड था, अभी वो इरेगुलर शेप में हो गया, उसका हार्डनेस बढ़ गया, या कुछ एडजस्ट बढ़ने लग गए, या उसमें दर्द शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। और नैगिंग कॉफ और होर्सनेस ऑफ वॉइस, अगर
किसी को लंबी टाइम तक खांसी होता है या आवाज में बदलाव वगैरह होता है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे लंबी खांसी टीबी का लक्षण भी कहते हैं। तो कोई भी लंबी खांसी लंबी टाइम तक रहता है, इलाज करने से ठीक नहीं होता है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। उधर से है सामने से और जो कुछ कॉमन मिथ्स है लोगों में, ये है कैंसर इज नॉट क्यूरेबल। जो ज्यादातर लोग सोचते हैं एक बार कैंसर की डायग्नोसिस हो गया वो कैंसर इज डेथ सेंटेंस। ऐसे नहीं है, बहुत सारे कैंसर आज के जमाने में ट्रीट हो सकते हैं और बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। और ट्रीटमेंट इज ओनली सिम्टोमेटिक। अगेन ट्रीटमेंट इज नॉट सिम्टोमेटिक, प्रॉपर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, पूरा बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। एंड एक और बहुत कॉमन जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, धारणा है कि अगर कैंसर का बायोप्सी या कुछ टेस्ट करेंगे तो कैंसर एकदम फैल जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। ये भी गलत है, साइंटिफिकली इसका कोई वो नहीं है। और बिना बायोप्सी किसी भी कैंसर का हम इलाज शुरू ही नहीं कर सकते। और कैंसर स्प्रेड फास्टर इफ हैंडल्ड बाय सर्जरी। अगेन ये भी काफी कॉमन लोगों का मिथ्स है, जिसमें लोग सोचते हैं अगर ऑपरेशन कराएंगे तो एकदम बीमारी फैलना शुरू कर देता है। ये भी गलत है। और कैंसर इज कंटेजियस, ये भी नहीं है। कैंसर एक छूत अछूत की बीमारी नहीं है। लोगों का कैंसर के मरीज के साथ उठने बैठने में, खाना खाने में, उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट कैन नेवर हैपन टू मी। ये ज्यादातर लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, सोचते हैं कि हमें तो नहीं होगा। जो स्पेशली जो तंबाकू, गुटखा, ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, तो उनको लगता है हम तो स्ट्रांग है, यंग है, तो अभी हम कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिसीज, ये किसी को भी हो सकता है। आजकल हम सुनते हैं हार्ट अटैक वगैरह बहुत यंग लोगों में भी हो रहा है। उसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी वो डिबेटेबल है। बाकी टोबैको, अल्कोहल आर द मेजर रिस्क फैक्टर। और ज्यादातर लोग टीनेज में ये टोबैको और अल्कोहल शुरू करते हैं, और जैसे छोटी उम्र में शुरू करते हैं तो ये काफी हद तक ये लोग एडिक्शन में जाते हैं, और एडिक्शन की वजह से ये आगे जाके इस टाइप की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी लेते हैं। जो इंडिया की अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में सबसे नंबर 1 कैंसर है, और सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एमंग वुमेन, एंड 1 out of 22 women get breast cancer in her lifetime. नियरली हर साल करीबन 2 लाख नए केसेस डायग्नोस होते हैं। और मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट टोटल ब्रेस्ट कैंसर का अगर 100% है तो उसमें 1% जेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर से होता है, बाकी 99% ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में होता है। और जो नॉर्थ इंडियन जो डाइटरी हैबिट वगैरह है और जो रहन सहन है, उसकी वजह से कंपेयर टू साउथ इंडियन फीमेल्स, नॉर्थ इंडिया में जो इंसिडेंस ज्यादा है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स, 27% ऑफ वुमेन डायग्नोस्ड विद कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। मतलब टोटल कैंसर का जो 27% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से, मतलब वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और 1 in 28 वुमेन कैन डेवलप दिस कैंसर। Then nearly at a given time nearly like 17 to 18 lakh patients है इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं। और काफी जो हद तक नियरली 50-60% लेडीज जो भी इस डिसीज के डायग्नोस होता है, तो ज्यादातर क्योंकि आजकल वैसे अर्ली स्टेज में भी लोग आना शुरू हो गया, अदरवाइज पहले एडवांस्ड स्टेज में आते थे तो डेथ काफी कॉमन होता था। और दूसरा वही है, काफी हर साल वही है 13 से 14 लाख नए केसेस वो डिटेक्ट होते हैं कैंसर के। और इसमें हर 4 मिनट में एक लेडीज ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है, और जो डेथ है अराउंड 4.5 लाख है। एंड 13 मिनट में ये ठीक है इसका। देन कमिंग टू रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में 2 तरह का रिस्क फैक्टर होता है। एक होता है जिसके हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा कंट्रोलेबल। तो नॉन कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर जो है वो है लेडीज होना, यानी कि 1% जो है वो जेंट्स में होता है, जो टोटल ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है, और ज्यादातर लेडीज होने मतलब लेडीजों में होता है। और दूसरा जो व्हाइट है, गोरे लोग, वैसे वो इंटरनेशनल के लिए है,
हमारे यहाँ पे मतलब सारे मतलब सेम ही है। वैसे कोई ये नहीं कि कोई सब थोड़ा ज्यादा वाइट है तो गोरे है तो उनमें होने का रिस्क ऐसे नहीं है, ये इंटरनेशनल रेस के हिसाब से। बाकी एज एज द वुमन गेट ओल्डर द रिस्क इंक्रीजेस। अगर किसी का फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि जैसे मदर, डॉटर और सिस्टर, इनको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स माना जाता है। अगर इनमें किसी में अगर कैंसर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का उनके रिस्क ज्यादा होता है। और किसी में पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर, अगेन ऐसे हिस्ट्री है तो उनका भी रिस्क ज्यादा माना जाता है। और अर्ली मेनार्की, जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल शुरू होता है, अगर वो जल्दी शुरू होता है छोटी उम्र में, वो भी रिस्क माना जाता है। और जो पीरियड बंद होता है, मेनोपॉज जो होता है, अगर लेट होता है वो भी रिस्क पीरियड माना जाता है, रिस्क फैक्टर माना जाता है। और जो चाइल्ड बर्थ, जो आजकल का हम आजकल अपने जो कैरियर बनाने में इतने जुड़े हैं, तो उसमें हम ज्यादातर आज के जो जनरेशन जो है वो शादी करने को पोस्टपोन करते रहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट चाइल्ड बर्थ ज्यादातर लोगों का 30 ईयर से पहले होता नहीं है। जो एक स्टैंडर्ड जो लाइफस्टाइल जो हमारे बुजुर्ग लोग यानी कि जो दादा परदादा या मतलब इवन हमसे जो इमीडिएट पहले का जनरेशन जो है वो लोग फॉलो करते थे, वो ज्यादा आइडियल होता था। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ प्रेफरेबली 30 ईयर्स से पहले होना प्रोटेक्टिव माना जाता है। और जिन आजकल लोग इवन ज्यादातर लोग बच्चा पैदा करना भी प्रेफर नहीं करते हैं, तो डबल इनकम नो किड्स डिंक जो कहते हैं आप लोग सुने होंगे, तो नली पैरिटी यानी कि कोई बच्चा होना ही नहीं, वो भी रिस्क फैक्टर। और ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। देन एक जेनेटिक वो होता है जिसमें BRCA1 BRCA2 जीन्स अगर है किसी में, उसकी वजह से भी इंक्रीज रिस्क माना जाता है। ये नॉन कंट्रोलेबल, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आते हैं कंट्रोलेबल, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है ओबेसिटी, ये सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है। ज्यादातर आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ है, और हमारे डाइट में फैट हम ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। देन अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये भी रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और तनाव ज्यादा है, और अलग अलग तरीके का रेडिएशन एक्सपोजर्स है। फिर कुछ लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत ज्यादा रिस्क नहीं माना जाता है। आजकल जो पिल्स आ रहे हैं वो सेफ है, जो पहले आते थे उनसे रिस्क ज्यादा था। बट मेन समझने वाली बात है कि नियरली 70% उनके केस में रिस्क फैक्टर जरूरी नहीं कि कोई हो, बिना रिस्क फैक्टर भी ये कैंसर हो सकता है। और हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर अगर हम देखेंगे, जिनका जीन पॉजिटिव है उनमें एक तो यंगर एज ग्रुप पे होता है, और रिस्क जैसे 65 to 45%, जनरल पॉपुलेशन का अगर 12% रिस्क है। जिनका BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिव है तो उनका रिस्क काफी हाई होता है। जैसे 1 in 8 जिनका मतलब 1 in 28 जो है नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन का रिस्क है, तो जिनका जेनेटिक रिस्क ज्यादा है उनमें 1 in 8 का रिस्क हो सकता है। अब हम थोड़ा सा ब्रेस्ट का एनाटॉमी को देखते हैं। जो ब्रेस्ट का एनाटॉमी में ये है कि ब्रेस्ट में फैट टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डक्ट्स होते हैं जो निपल से उसको जोड़ते हैं, जो लोब्यूल को, जिससे मिल्क सेक्रेट होता है बच्चे का परवरिश के लिए। और सबसे कॉमन जो कैंसर होता है वो डक्टल सिस्टम का होता है, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कैंसर में भी अलग अलग टाइप का कैंसर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो नियरली 80% जो है वो डक्टल कार्सिनोमा होता है, और वो जो डक्टल सिस्टम में शुरू होता है। और इधर का लाइट बंद कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर। और नहीं बंद करनी है, ये भी सामने वाला ये भी ठीक है। सो नाउ कमिंग टू सिम्टम्स, सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? सबसे कॉमन सिम्टम है पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनलेस। ज्यादातर वैसे नियरली लाइक 15 to 20% लेडीज में ब्रेस्ट में किसी न किसी तरीके का गांठ हो सकती है, जिसको फाइब्रोडिनोमा बोलते हैं या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस बोलते हैं, वो भी आगे स्लाइड में हम बताएंगे। तो जो इस टाइप की जो लंप है काफी हद तक वो पेनफुल होते हैं या फिर माइल्ड पेन होता है। बट ब्रेस्ट कैंसर का लंप में
ज्यादातर पेन नहीं होता है। अगेन 100% ऐसे नहीं कि पेन हो तो ब्रेस्ट कैंसर है ही नहीं, ये भी नहीं है, पर ज्यादातर पेनलेस होता है। इसी की वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है, ये सोचते हैं बच्चे का हाथ लग गया, कहीं कुछ मतलब लग गया, इसकी वजह से कुछ गांठ बन गया, वो अपने आप ठीक हो जाएगा बोल के 2-3 महीने वैसे निकाल देते हैं डॉक्टर के पास, और शर्म की वजह से भी डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो अगर किसी को कोई भी लंप है ब्रेस्ट में या फिर अंडर आर्म एरिया, एक्सिला एरिया में, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एनी लंप दैट हैज चेंज, जैसे पहले जो गांठ था वो स्टेबल था, बट अभी उसका साइज शेप वगैरह बढ़ने लग गया, बदलाव होने लग गया, तो फिर डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है। और चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट का ही शेप और साइज चेंज हो गया, तो उसकी वजह से भी मतलब वो भी अगर कुछ रीजन चेंज है तो वो डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। और एक और चीज, काफी हद तक काफी लेडीज में लेफ्ट एंड राइट साइड ब्रेस्ट का साइज में 19-20 का फर्क हो सकता है, वो नॉर्मल होता है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बट जो नॉर्मल पहले का साइज था उसमें कोई सडन साइज शेप चेंज हो रहा है तो तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देन पेन इन योर ब्रेस्ट और निप्पल दैट डजंट गो अवे, जो परसिस्टेंट पेन है वो जाता नहीं है, तो वो भी एक हो सकता है लक्षण। और कहीं पे भी स्किन का थिकनिंग हो सकता है या रेडनेस हो सकता है, सूजन जैसे होता है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। निप्पल में अल्सरेशन हो सकता है, निप्पल अंदर को खींचा होना, निप्पल रिट्रैक्शन, और एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल। जैसे मैंने पहले बताया, काफी कॉमन जो लम्प्स है, नियरली 15 to 20% या 25% लेडीज में होती है, ये यंग एज में ज्यादा होता है। ये फाइब्रोडिनोमा होता है और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस होते हैं, जो सिस्ट जैसे होता है। बाकी मल्टीपल फाइब्रोडिनोमा होते हैं और बाकी ट्यूमर भी हो सकता है। तो नॉन कैंसरस लम्प्स है, उनकी कुछ हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में सर्जरी करना पड़ता है। और जो सबसे कॉमन जो बिनाइन लंप है वो फाइब्रोएडिनोमा है, जो इस टाइप मतलब कहीं पे भी हो सकता है। बाकी कुछ लोगों को पानी भरा हुआ सिस्ट हो सकता है, जिसको फाइब्रोसिस्टिक चेंज, इसको भी मेडिसिन से ही काफी हद तक हम ट्रीट कर सकते हैं। और फाइब्रोएडिनोमा यूजुअली मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। बाकी अगर पेन वगैरह नहीं है तो उसको, ये प्री कैंसर कंडीशन नहीं है, ये दोनों फाइब्रोसिस्टिक चेंज और फाइब्रोएडिनोमा ये दोनों प्री कैंसर कंडीशन नहीं है। तो इसके वजह से अगर किसी में ये है तो जरूरी नहीं कि इसका इलाज करना ही है। ये पहली बात, ये बीमारी भी नहीं है, ये स्लाइट डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कहते हैं, यानी कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस टाइप की गांठ बनते हैं। अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है या कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, तो इसको वैसे रहने देंगे। इवन जैसे पर्सन 100 साल तक भी जिएंगे तो ये वाले जो लंप जाके आगे कैंसर में नहीं बदलता है, तो ये प्री कैंसर कंडीशन नहीं है। अब देखते हैं काफी जो सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर का, कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। ये है मोस्ट कॉमन लंप, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और कोई थिकनिंग, स्किन थिकनिंग हो सकता है, डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, चेंज इन द साइज एंड शेप, निप्पल अंदर को खींचा हुआ यानी कि रिट्रैक्शन जो बोलते हैं, और रेडनेस और ऑरेंज पील अपियरेंस, एक स्किन ऑफ ऑरेंज जैसे अपियरेंस हो सकता है, बेसिकली इतना क्लियरली उसमें नहीं दिख रहा है। और निप्पल का जख्म, अल्सरेशन होना या फिर वहाँ पे कुछ कलर चेंजेस होना, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। बाकी जैसे कुछ लोगों में बीमारी अगर ज्यादा है तो अच्छा, फिर अभी हम आएंगे तो कभी भी ब्रेस्ट के बारे में हम कैसे अपने आप का जागरूक कर सकते हैं। तो एक तो सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हम आज ये टॉक दे रहे हैं तो इससे आपको काफी कुछ सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा। बाकी आप इसके बारे में और ऑनलाइन बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। हर महीने अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, जिसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर के पास जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टर मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये मेन 3 चीजें, जो भी 20 साल से ऊपर है वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। और फिर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और यही इसको ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद फिर जो भी गांठ वगैरह है उसका बायोप्सी होता है। ये मैमोग्राम है जो आजकल डिजिटल मैमोग्राम है, जो ज्यादा क्लियरली जिसमें लंप वगैरह दिखता है, जैसे यहाँ पे लंप है इस टाइप। ये जो कैंसर के लंप जो है उसका इरेगुलर होता है। तो फाइब्रोएडिनोमा जैसे पहले हमने वो पिक्चर में देखा, वो टोटली राउंडेड होता है ज्यादातर, और अगर इरेगुलर सरफेस है वो कैंसर होने का चांस ज्यादा है।
ये एक और मैमोग्राम है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन ट्यूमर है, ये निपल का एरिया तो थोड़ा सा अच्छा रहता है ये। तो अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज 0 जिसमें डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं, और उसमें सिर्फ अर्ली कैंसर चेंजेस होते हैं, और बाकी अगर 2 सेंटीमीटर से कम है ट्यूमर का तो वो उसको स्टेज 1 होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर का है तो स्टेज 2 होता है, और स्टेज 3 इससे इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मतलब मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड का स्टेज वो सब चीजें देखना होता है। अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो फिर स्टेज 3 माना जाता है, और अगर कहीं फैल चुका है तो फिर वो स्टेज 4 माना जाता है। और अगेन ट्रीटमेंट जो है वो हर स्टेज के हिसाब से अलग अलग है, इसके बारे में हम आगे का स्लाइड में। सो मेनली स्टेज 0 यानी कि इन सीटू कैंसर बोलते हैं, उसमें मेनली सर्जरी होता है, फिर रेडियोथेरेपी प्लस माइनस। और स्टेज 1 एंड 2 इसको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, तो उसमें ज्यादातर सर्जरी होता है जिसमें हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, और कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव कर सकते हैं, प्लस कुछ लिम्फ नोड्स को मैनेज करना होता है, वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। फिर किसी में हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करना होता है। स्टेज 3 में जिसको लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, जिसको ज्यादातर पहले कीमोथेरेपी देके उसको छोटा किया जाता है, श्रिंक किया जाता है, उसके बाद सर्जरी करते हैं, फिर मतलब एडिशनल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी वगैरह किया जाता है। तो स्टेज 4 जो फैला हुआ कैंसर, उसमें फिर ऑपरेशन नहीं करते, इसमें सिस्टमिक यानी कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इस टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं जस्ट टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, उसमें बीमारी जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। और अब हम सर्जिकल ऑप्शंस देखेंगे। सर्जरी में पहले होता था पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने का, बट अभी जो है ब्रेस्ट हम जितना हो सकता है बचाने का कोशिश करते हैं। और जो पहले जो होता था ऑपरेशन जिसको MRM कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसमें कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव अलोंग विद द एक्सिलरी। और अभी जो हम ज्यादातर करते हैं, जो क्योंकि पेशेंट भी अर्ली स्टेज में आते हैं, तो फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसमें हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, पूरा रिमूव करने की जरूरत नहीं होता है। और साथ में अंडर आर्म ग्लैंड्स को फैला या नहीं देखने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको सेंटिनल लिम्फ नोड टेस्ट कहते हैं। और ब्रेस्ट का साइज शेप मेंटेन करने के लिए साथ में प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं जिसको ऑर्थोप्लास्टिक प्रोसीजर कहते हैं। और जिनका पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत है तो फिर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन यानी पूरा ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो हाँ, इसलिए हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड ऑन्को केयर यूनिट है, ब्रेस्ट ऑन्को केयर यूनिट, उसमें सारे ये सब सुविधा हम अवेलेबल करते हैं। और जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन सर्जरी जो है ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करना, जिसको मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, तो इस टाइप पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। और लेकिन अभी जो रीसेंट एडवांसेस जितने भी सर्जिकल फील्ड में हुआ है, उससे हम ब्रेस्ट बचाने का ऑप्शन को हम ज्यादा मायने देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। और इसमें रेडिएशन देना जरूरी होता है। और एडवांटेजेस ये है, इसमें लेडीज के लिए एक ब्रेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ब्रेस्ट को खोना यानी कि मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब उनके अंदर एक अपने आप के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग ला सकता है, तनाव ला सकता है। तो ब्रेस्ट हम जहाँ पे भी बचा सकते हैं, हम पेशेंट को और उनके रिलेटिव को कहते हैं कि ब्रेस्ट इसमें बच सकता है, और इनके केस में ब्रेस्ट हम सेफली बचा सकते हैं विदाउट एनी एडेड रिस्क। इसके बावजूद भी कुछ लोग ज्यादातर क्योंकि लिए इंडिया में फैमिली या हस्बैंड के फैमिली वाले ज्यादा डिसीजन लेते हैं, तो काफी बार बचाने का सिचुएशन है तो भी हमें रिलेटिव्स कह देते हैं डॉक्टर साहब हम तो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप पूरा ही निकाल दो। तो ये जरूरी नहीं कि पूरा निकालना, अगर सेफली बचा सकते हैं तो पूरा रिमूव करने का और ब्रेस्ट बचाने का दोनों का आउटकम सेम ही है। तो इसके ऊपर काफी स्टडी हो चुका है। और जहाँ पे भी अगर थोड़ा बीमारी ज्यादा है तो फिर हम प्लास्टिक सर्जरी का एक फ्लैप करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्यूमर है, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ, और ये ट्यूमर है, इसको हम विद मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ निकालते हैं। फिर ये निकालने के बाद फिर ये ट्यूमर निकल गया। फिर यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज और शेप मेंटेन करने के लिए हम पीछे से कुछ मसल फ्लैप लेके आते हैं। जैसे पीछे का ये ब्रा का स्ट्रैप लाइन के अंदर आते हैं, ये लाइन जो स्टिच जो है बाद में दिखता नहीं है, तो इसको हम आगे लाके ऐसे ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसको लैटिस्मस डोर्साई फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये दूसरे मरीज है जिनका बाहर से लंप रिमूव हुआ था, एक यहाँ पे निशान आपको दिख रहा है, और इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद वही बैक से वो करके फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इससे दोनों साइड का ब्रेस्ट का साइज शेप सेम रहेगा। और जहाँ पे भी पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत होता है, उसमें फिर हम एक पेट का नीचे जो फैट होता है, काफी लेडीज में लोअर एब्डोमेन में थोड़ा फैट होता है, जिसको
हम इसको फैट को निकाल के ऊपर ब्रेस्ट बनाने के लिए उस फैट को यूज करते हैं। जहाँ पे भी कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत होता है उसको ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस ट्रैम फ्लैप बोलते हैं। और ये मेनली इस टाइप का इधर का फैट लेते हैं। इससे एडवांटेज लेडीज का पेट का भी फैट कम हो जाता है। इसको टमी टक प्रोसीजर भी बोलते हैं, जिसमें टमी पूरा एकदम फ्लैट हो जाता है और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी साथ साथ होता है। तो ऐसे, और कुछ लोगों में हम निप्पल बचा सकते हैं तो हम निप्पल बचाते हैं, बट जैसे इस केस में निप्पल बचा नहीं सकते तो ये पेट का यहाँ से नीचे से फैट लेके इसको रिकंस्ट्रक्शन किए थे। और कुछ और टेक्निक्स है जिसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं, जिसमें जैसे ये ट्यूमर है और स्पेशली जो एज्ड लेडीज में ब्रेस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रूपिंग होता है, तो उनका अगर ब्रेस्ट थोड़ा सा लिफ्ट करने से उनका एक लुक जो है वो बेटर हो सकता है, जिसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी। इसमें एक तरफ तो कैंसर हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे सर्जरी करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम रिडक्शन मैमोप्लास्टी यानी कि थेरेपेटिक मैमोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ सर्जरी करके ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं, सो दैट पेशेंट जो लेडीज का जो उम्र जो है वो थोड़ा कम दिखेगा और शी विल फील मोर पॉजिटिव। तो इस टाइप इसमें अलग अलग टेक्निक्स है। तो जैसे ये है ब्रेस्ट लिफ्ट का, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ इस टाइप के अलग अलग टेक्निक्स है जिससे हम ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी साथ साथ करते हैं, दोनों तरफ सर्जरी करके। तो ये है। और हम अंडर आर्म ग्लैंड्स का जो बता रहा था मैं, जिसको ये यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है इसको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये भगवान ने दिया हुआ एक फिल्टर मैकेनिज्म है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंसर है, अगर कैंसर सेल अगर यहाँ से निकल के जाएगा तो ये लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू जाता है। ये लिम्फेटिक चैनल से थ्रू जाके यहाँ पे ये जो लिम्फ नोड में ये यहाँ पे वहाँ पे कैप्चर हो जाता है, और इस लिम्फ नोड्स में काफी हद तक ये बीमारी यहीं पे मतलब आगे नहीं बढ़ता है, बिकॉज वो भगवान का एक फिल्टर मैकेनिज्म है। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं, ब्लू कलर डाई, और एक रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे अलग अलग, जैसे इस क्वाड्रेंट का लिम्फ नोड इधर जा रहा है, अगर आप इधर का देखोगे ये लिम्फ नोड इधर जा रहा है, इसका ड्रेनिंग एरिया अलग है। तो हर जैसे हर जहाँ पे कैंसर है उसके लोकेशन के हिसाब से लिम्फ नोड अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हम उसको गाइडेड तरीके से उसको डिटेक्ट करते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। हम इससे इस टाइप फिर जब भी ऑपरेशन करते हैं ब्लू कलर का भी लिम्फ नोड दिखता है, और एट द टाइम ऑफ सर्जरी हम इस लिम्फ नोड को ज्यादातर 3 या 4 लिम्फ नोड होते हैं, उनको निकाल के हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। और जब पेशेंट बेहोशी में होता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट आता है कि इसमें कैंसर फैला या नहीं। अगर इसमें कैंसर फैल चुका है तो फिर हमें सारे लिम्फ नोड, जैसे जितने भी ये लिम्फ नोड्स है, हमें पूरा रिमूव करना पड़ता है, जिसको एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं। अगर फैला नहीं है इसमें ब्लू कलर का इसमें, तो हम फिर पूरा लिम्फ नोड डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इससे एडवांटेज ये है कि जो हाथ का एक सूजन होता है जिसको लिम्फेडिमा कहते हैं, वो लिम्फेडिमा होने का चांस कम होता है अगर हम सेंटिनल करते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो। और जिनका एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं तो फिर उसमें 10 to 15% लेडीज में ये लिम्फेडिमा होने का रिस्क रहता है। अगेन जरूरी नहीं कि सब में हो जाए, बट कुछ लोगों में हो सकता है। और जब भी सर्जरी हम करते हैं तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी हमारा रिस्क, हमारा जिम्मेदारी होता है। तो हम पेशेंट को शोल्डर फिजियोथेरेपी और बाकी कुछ चीज़ें गाइडेंस करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हम हमारे ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स ग्रुप वगैरह होता है। साल में 1 या 2 बार हम कैंसर सर्वाइवर्स का मीटिंग कराते हैं, या एक जैसे सेरेमनी वगैरह करते हैं जिसमें सारे लोग आते हैं, कोई डांस, नाचने का, गाने का, इस टाइप का सब मतलब प्रोग्राम रखते हैं, तो वहाँ पे सब लोग मिल सकते हैं। और जो पेशेंट न्यूली डायग्नोस जो है उनको भी काउंसलिंग करने के लिए इनको बुला के हम लोग जो पुराने पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं तो उनसे मिलवाते हैं। और जिनका ब्रेस्ट पूरा रिमूव करते हैं तो उसमें फिर एक्सटर्नल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी हम यूज कर सकते हैं। ये सिलिकॉन प्रोस्थेसिस अवेलेबल होता है मार्केट में, जो ब्रा के अंदर रखा जा सकता है, और इस टाइप ये ब्रा के अंदर पाउच बना होता है, और इसके अंदर ये ब्रेस्ट का ये सिलिकॉन प्रोस्थेसिस रख के फिर इस टाइप ब्रा पहन सकते हैं, तो ऑलमोस्ट पता नहीं चलता है कि इनका ब्रेस्ट कंप्लीट रिमूव हो चुका है। और अगेन जो ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी जो है वो अलग अलग कलर, जो बॉडी का कलर, जो स्किन कलर हर इंसान का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से कलर मैचिंग वो भी प्रोस्थेसिस भी मिलते हैं। और फिजियोथेरेपी जब भी ऑपरेशन करते तो एक्सिला अंडर आर्म के ऑपरेशन काफी लोगों में करना पड़ता है, इसलिए शोल्डर स्टिफनेस होने का रिस्क रहता है,
तो इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट साथ में मिलके उनको गाइड करते हैं। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लेडीज के लिए। तो काफी लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, इट कैन प्रेजेंट एज अ लेट प्रेजेंटेशन, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो अपने आप के बारे में एक हीनता भाव हो सकता है, और अपने आप को एक लेडीज फील करने में उनको लगेगा मेरे ब्रेस्ट नहीं है तो मैं अभी पूरा फीमेल नहीं हूँ, और हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इस टाइप का सेक्सुअल कंसर्न्स होते हैं, सेल्फ ब्लेम। तो इसमें हम वही, जैसे मैंने बताया, कैंसर सर्वाइवर्स मीट और इस टाइप की हम काउंसलिंग वगैरह करके उनको सपोर्ट देते हैं। अभी हम देखते हैं कैंसर, बस अभी 3-4 मिनट और कैंसर प्रिवेंशन, इट्स प्रिवेंटेबल अगर हम कुछ लाइफस्टाइल अपना लेंगे, ठीक से वो करेंगे। तो द मेन कैंसर प्रिवेंशन के लिए हमें अपने आप को चेकअप करने का कुछ टेक्निक्स है, वो हम आगे बताएंगे। तो अगर कैंसर आता है तो हम इसको कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और अपने शरीर के बारे में जानकारी रखना है। तो मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कैसे एग्जाम कर सकते हैं आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। अब बताते हैं कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, कब करना है। तो जो भी लेडीज का पीरियड चलता है तो उनका डे 5 to day 7 इसमें उनको अपने आप का एग्जामिनेशन करना जरूरी है। और जिनका पीरियड्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, मेनोपॉजल लेडीज जो है, उनका किसी भी एक, जैसे फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ या किसी भी एक मतलब डे को फिक्स करके उसी दिन कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज अगेन हर महीने सेम डेट यूज कर सकते हैं, और हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगता है, और हर महीने करना जरूरी है। और ब्रेस्ट को पूरा वो करना है, चेक करना, प्लस अंडर आर्म की ग्लैंड्स का एरिया, एक्जिला जो है, उसको भी चेक करना। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे आपको, आप हिंदी इंग्लिश जैसे चाहते आप लोगों को बता सकते हैं, उसमें पूरा जानकारी होती है। तो उसी हिसाब से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 2 तरीके से करना होता है। स्टैंडिंग पोजीशन, आईने के सामने खड़े होकर, आप बाथरूम में, ज्यादातर लोगों के बाथरूम में आईना होता है, तो आईने के सामने आप वो कर सकते हैं। इसको मेन ये है कि अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे इस टाइप ऊपर से नीचे, फिर ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर मूवमेंट में, या फिर अंदर से बाहर, इस टाइप की, मतलब अलग अलग टेक्निक। मेनली कंसर्न ये है कि कंप्लीट ब्रेस्ट और एक्जिला एग्जामिन होना जरूरी है। उसके बाद बेड के ऊपर लेट के, उसमें पीछे से शोल्डर के पीछे एक छोटा सा तकिया रख के फिर सेम टेस्ट करना, प्लस अंडर आर्म एरिया को भी टेस्ट करना जरूरी है। अब आते हैं जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस हमने बताया, एक तो कैंसर है, फिर हार्ट अटैक, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं, और आस्थमा, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज है। इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये पहले भी मैंने दिखाया हुआ, ये अर्न योर हेल्थ, यानी कि 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्दी लिविंग। तो एक्सरसाइज रेगुलरली, तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में लोग उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। जैसे आज सुबह कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया है, हाथ उठा सकते हैं? 1 2 3 4, ओके। तो हाँ 5, ठीक है भैया, 6, ओके। सो किन किन को एक्सरसाइज करना चाहिए? सबको, है ना? अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है? बढ़िया एक्सरसाइज कौन सी है? रनिंग, योगा, पुशअप, सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज कौन सी है जो आप कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो, योगा भी बढ़िया नहीं है, रनिंग भी बढ़िया नहीं है, सूर्य नमस्कार भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना जरूरी है। तो एक और सेंटेंस है जो मैं इस स्लाइड में नहीं डाला, हेल्थ इज अ डेली थिंग, मतलब हर रोज आप क्या करते हो या क्या नहीं करते हो, उसके ऊपर आपकी जिंदगी टिकी है, ठीक है। अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इस टाइप, मतलब वट एवर यू डू, सो हेल्थ इज अ डेली थिंग। आप हर रोज क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपका लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और यहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट है, लिविंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ जीने में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर स्टडी है, नियरली 7 to 9 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग में लाइफ हम बिताते हैं या फिर एक नेगेटिव थिंकिंग में। तो आजकल हमें जितने भी सोशल मीडिया, इसमें हमें नेगेटिव्स बहुत मिलते हैं, न्यूज़पेपर खोले तो सब नेगेटिव्स ही आते हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग पे रहना जरूरी है। देन
रेस्ट, ये एक सबसे मतलब इसका एंडेंजर्ड हो गया है ये, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, मोबाइल फोन। ये चीज है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रात को इसी के पीछे हम टाइम वेस्ट करते हैं, और सुबह तो उठना टाइम से है, जैसे जिनका फैमिली है, बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है, और जिनको नौकरी में जाना है, यानी कि मॉर्निंग आपको डिले नहीं कर सकते, तो रात को आप डिले करते रहते हो, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाता है। हर इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे का हेल्दी स्लीप होना जरूरी है। अगेन हेल्दी स्लीप, यानी कि इसका अगर आप नोटिफिकेशन बंद नहीं करते हैं, वो रात को छोटा छोटा टू टू या ऐसे वाइब्रेशन करता रहेगा, तो आप बेशक सो रहे होगे तब भी आपका प्रॉपर स्लीप नहीं होता है। तो आइडियली हमें नोटिफिकेशन या डाटा ऑफ कर सकते तो सबसे बढ़िया है, बंद करके मोबाइल को साइलेंट में रखो, यानी कि मतलब डॉक्टर होने के नाते साइलेंट में तो रख नहीं सकते, इमरजेंसी कॉल आ सकते हैं, बट ये जो नोटिफिकेशंस है वो हमें प्रेफरेबली बंद करना चाहिए, उनको यानी कि साइलेंट मोड में डालना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूट्रिशन। तो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जब भी हम घर में खाना बनाते हैं, लेडीज खाना बनाते हैं, तो क्या सोचते हैं हम, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, उसमें हेल्दी फैट है या नहीं, कभी सोचते नहीं, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, हम यही सोचते हैं, ठीक है। और आजकल बच्चे क्या खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, और जितने भी फल सब्जी हम खाते हैं उसमें अगेन केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, तो अगेन उसका एग्जैक्ट उसका कोई समस्या का समाधान वैसे है नहीं है। वैसे ये सवाल मैं काफी लोगों से पूछता हूँ, जैसे रिसेंटली आपने एप्पल या कोई भी फ्रूट खाए, तो लास्ट आपने उसमें कीड़ा कब देखा है? एप्पल में रिसेंटली कभी आपको कहीं कीड़ा मिला, या जो भी फ्रूट आप खाते हो तो उसमें कभी कीड़ा मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसमें इतना पेस्टिसाइड है, वो कीड़ा सर्वाइव नहीं कर सकता है, और उसे हम खा रहे हैं। तो आज के जमाने में खाने लायक फल कौन सी है जिसमें कीड़ा, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट अपनाना जरूरी है, और प्रॉपर फूड चॉइस, हेल्दी वेट मेंटेन करने से, फिजिकल एक्टिविटी, नो स्मोकिंग, अल्कोहल और पॉजिटिव थिंकिंग से नियरली 60 to 70% कैंसर रिस्क हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे इधर से हम इवॉल्व होते अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। सो लास्ट 2-3 स्लाइड है। तो कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया, कैंसर ट्रीटमेंट एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है, ज्यादातर हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यूज करना पड़ता है। जैसे कारगिल में टेररिस्ट आए या कहीं पे भी टेररिस्ट आए, तो हम क्या करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जहां पे भी हम यूज कर सकते हैं, हम सबको अटैक करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि एक पावरफुल एनिमी को हमें पहले मौके पे ही उसको खत्म करना है। सिमिलरली ये जो कैंसर है वो आपके शरीर के अंदर एक पावरफुल एनिमी आ गया है, उसको पहले मौके पे ही खत्म करना है, उसको सेकंड चांस नहीं देना है। तो इसलिए मल्टीमोडालिटी ट्रीटमेंट, सर्जरी होता है जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको निकाला जाता है, फिर उसको दोबारा ना हो वैसे रेडियोथेरेपी, फिर शरीर में कहीं पे भी अगर उसके कीटाणु फैलाए तो फिर कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सब उसके लिए हेल्प करता है। तो ज्यादातर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, और हर स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट जिनसे ट्रीटमेंट होता है या जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, यानी कि आउटकम जो है, कहाँ पे इलाज हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है, उसके बेसिस पे आउटकम निर्भर हो सकता है। एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, ये मेनली सर्जन के लिए है। सर्जरी में हम लोग अगर कैंसर की गांठ को हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ निकालना होता है, अगर मार्जिन प्रॉपरली लिए बिना हम बिल्कुल सिर्फ ट्यूमर निकाल देते, फिर दोबारा होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए टाइगर इन द जंगल, मतलब अगर शेर, आपको पता है जंगल में शेर है तो हम शेर के पास नहीं जाते, दूर से निकल जाते हैं, तो उसी तरह हमें ट्यूमर के पास नहीं जाना है। और व्हाट सर्जन डजंट नो डजंट सी इज द वन विच किल्स द पेशेंट। तो इसलिए हमें पहले पता होना, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे मैमोग्राफी, MRI और पेट स्कैन, इस टाइप की मैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो उसमें हमें पता चलता है कि बीमारी कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं। और सो इसीलिए ट्रीटमेंट, जहाँ पे ट्रीटिंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे फैसिलिटी अगर एक ही जगह पे अवेलेबल है जिसमें डेडिकेटेड कैंसर सेंटर में ट्रीटमेंट हो गया, तो वहाँ पे आउटकम बेटर रहता है। तो जैसे मैंने बताया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे वी हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। वी प्रोवाइड क्वालिटी केयर विद कंपैशन, एंड focus is to give feel good and look better, and
सर्जरी के असर से कम मतलब डिस्टर्बेंस हो। So last slides, take home message, cancer is curable if it is detected early. That's why awareness is the key, and early detection and proper treatment is very important. Surgery is curative in operable majority, यानी कि जहाँ पे भी ऑपरेशन हो सकता है वहाँ पे ज्यादातर बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। और मल्टीमोडालिटी अप्रोच इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड जहाँ पे भी एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर में इलाज करने से आउटकम बेटर होता है। सो अर्ली डिटेक्शन इज बेस्ट प्रोटेक्शन। With that, I come to an end of this talk. Thank you very much. Thanks to DHMA and all the dignitaries. Thanks for giving. और अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी ले सकते हैं या फिर जैसे भी। हाँ। सर ये एक सवाल सर ये है कि जैसे आपने बताया कि जिसमें कीड़ा नहीं वो खाने लायक नहीं, हाँ। तो सर आज के जमाने में न तो फल, न दूध, न गेहूँ, न सब्जियाँ, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो। सही है, फिर तो खाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। आप मतलब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बस अपना खुद का उगाओ खाओ वैसे मतलब कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मतलब इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमें जीना है तो फिर ऐसे ही जीना पड़ेगा। दूसरा सवाल है सर, कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके उसमें लेक्चर में आया है कि जैसे ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एब्डोमेन का फैट लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ। उससे एब्डोमेन भी ठीक हो जाता है और ब्रेस्ट भी ठीक हो जाती है। हाँ जी, लेकिन हाँ। सर किसी को कैंसर नहीं है, हाँ, और एब्डोमेन मतलब फैट ज्यादा है, तो क्या एब्डोमेन को कम करने के लिए नॉर्मल सर्जरी भी की जाती है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, जिसको लाइपोसक्शन या लाइपो रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ वो सक्शन से फैट निकाल देते हैं। लाइपोसक्शन कॉमन काफी लेडीज करवाते हैं। ये इससे नियरली मतलब 5 to 6 kg मतलब जो फैट का जो 5 किलो फैट बहुत ज्यादा होता है, तो 5-6 किलो 7-8 किलो तक भी मतलब निकाल सकते हैं। एक बार में 3 से 4 किलो निकालते हैं, बाकी रिपीट करके मतलब 8 किलो 10 किलो तक भी लोग निकलवाते हैं। तो उसमें फिर पूरा पेट का फैट और थाइस का, बैक का मतलब सब निकालते हैं। तो लाइपोसक्शन एक काफी कॉमन सर्जरी है। मतलब कितना टाइम लगता है लगभग ऑपरेशन में? मतलब ऑपरेशन नहीं, टोटल मतलब टोटल उसमें डिपेंड करता है, वो स्टेज होता है। जैसे 2 बार करना होता है तो जैसे कभी कभी दूसरे तीसरे दिन भी दूसरा सर्जरी कर सकते हैं। मतलब यानी कि पेशेंट एडमिट हो गया, एक दिन कर दिया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में बहुत ज्यादा वॉल्यूम निकाला तो फिर वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होकर या ब्लीडिंग होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क होता है, इसीलिए नहीं। बट जैसे एवरेज 5 किलो तक एक दिन में भी निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा है तो फिर जैसे 2 बार 5-5 किलो निकालना है या 4-4 किलो निकालना है तो फिर वो 2 सिटिंग में करते हैं। तो क्योंकि इस टाइप की जो सर्जरी कराते हैं उनका वेट यूजुअली ज्यादा ही होता है, तो फिर उनमें 2 सिटिंग में करना ज्यादातर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सर अगर फैमिली में कोई और कैंसर की हिस्ट्री है अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो हर कैंसर का अलग अलग, जैसे कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर का है तो कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। फुट पाइप का कैंसर है तो फुट पाइप का कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बच्चेदानी का कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये तीनों का वजह से हो मतलब वो अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है। फिर थायराइड कैंसर, अगर किसी में थायराइड की कैंसर है तो उनकी फैमिली में भी थायराइड कैंसर होने का वो है। बट अगेन जो भी ये फैमिली रिस्क जो होता है उसमें इंडेक्स केस, यानी कि जिनमें कैंसर पहली बार पकड़ में आया या जो भी कैंसर जिनका ऑलरेडी कंफर्म्ड है उनका एज यंगर एज है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के सिचुएशन में 40 साल या 40 साल के अराउंड, तो 50 से कम 30 to 50 के रेंज में अगर है तो वो फैमिली रिस्क होने का चांस ज्यादा होता है। अगर किसी के फैमिली में 70 साल में उनकी दादी को हुआ, नानी को हुआ, तो वो यूजुअली फैमिली रिस्क में नहीं आता है, क्योंकि वो ओल्ड एज का कैंसर माना जाता है। यंगर एज ग्रुप में हो गया तो फिर फैमिली रिस्क ज्यादा होता है। सर और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिलेशन है सर? नहीं, सर्वाइकल कैंसर का नहीं है, यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर में रिलेशन है। बच्चेदानी का कैंसर का टोटल कॉज जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV है, तो इसके वजह से वो हेरिडिटरी रिस्क उसकी वजह से नहीं है। एंड सर ब्रेस्ट कैंसर के रिलैप्सेस कितने जल्दी दिखते हैं कि आपने सपोज एक ब्रेस्ट का करा तो क्या ऐसा होता है कि पेशेंट को सेकंड के होने की प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा, ऐसा कुछ? थियरिटिकली रिस्क रहता है, इसीलिए हमें एग्जैक्ट एक प्रोटोकॉल है, फॉलोअप प्रोटोकॉल। इनिशियल फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट 2 साल में हर 3 महीने में एक बार पेशेंट को बुलाते हैं चेकअप के लिए, और 2 से 5 साल तक हर 6 महीने में एक बार बुलाते हैं, और 5 साल के बाद साल में एक बार जिंदगी भर बुलाते हैं, ये फॉलोअप के लिए।
और जो रिस्क है वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज है तो दोबारा होने का रिस्क कम होता है। फिर अगेन उसका ब्रेस्ट कैंसर में भी अलग अलग, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनल डिटेल्स में जाना मतलब मुमकिन नहीं है। ER/PR पॉजिटिव, HER2 न्यू बोल के एक मार्कर होता है, वो सब अगर पॉजिटिव है, ट्रिपल पॉजिटिव, उसका थोड़ा बेटर होता है। HER2 नेगेटिव यानी कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज्यादा फाइनल डिटेल्स है तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था मैंने। तो अगर ट्रिपल नेगेटिव TNBC बोलते हैं, अगर वो है तो उसमें दोबारा होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उसमें फिर ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट, जो कीमोथेरेपी दवाई यूज होता है और जो टारगेटेड थेरेपी का दवाई जो यूज होता है वो अलग अलग टाइप की दवाई यूज होता है। तो आज के जमाने में काफी ऐसे दवाइयाँ अवेलेबल है जिसकी वजह से रिस्क काफी कम हो जाता है। बट वो कुछ जो ट्रीटमेंट है महीने का 3-4 लाख ऐसे वाला ट्रीटमेंट भी है, मतलब एक साइकिल का वो 3 से 4 लाख तक का, वो अगर कोई एफर्ट कर सकते हैं उसमें फिर रिस्क कम होता है। जिनका एफर्ट नहीं कर सकते, हालांकि बहुत एडवांटेज नहीं है, 3 से 4%, 5% एक्स्ट्रा एडवांटेज माना जाता है। बट वो अगेन मतलब मार्केट ड्रिवन जो बोलते हैं। वैसे भी ये सब रिकंस्ट्रक्ट जो भी आपने बताया ये भी मतलब इंश्योरेंस में आता होगा। हाँ, ये क्योंकि इसको एक प्लास्टिक सर्जरी यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं माना जाता है। मानते। ये रिकंस्ट्रक्शन यानी कि मतलब अब ब्रेस्ट का जख्म हो गया तो उसको भरने के लिए वो एक मैंडेटरी चीज है, तो ऐसे हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इसको किसी का भी मेडिक्लेम में इंक्लूड हो सकता है, इसको कोई कवर। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी यंग फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है एंड वो अनमेरिड है तो क्या फर्टिलिटी वो कितनी इफेक्ट होती है आफ्टर ट्रीटमेंट? ये हाँ, इसमें अगेन जो कीमोथेरेपी जिनको भी देना होता है, तो कीमोथेरेपी की वजह से फर्टिलिटी कुछ लोगों में टोटल कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। बट बहुत सारे लोग हैं हमारे पेशेंट में भी जो कीमोथेरेपी होने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी होके बहुत सारे लोगों का बच्चा डिलीवरी हुआ है। बट जिनका भी जैसे अनमैरिड लेडी है, वो अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम उनको ओवेरियन प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का एडवाइस करते हैं, ताकि वो फिर अपना ओवरीज पहले ही मतलब ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ही प्रिजर्व करके रख के फिर जब भी बाद में जरूरत पड़े तो फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अगेन बॉडी का हर इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। किसी का बॉडी बिल्कुल मतलब उसको इवन पीरियड्स भी बिल्कुल बंद हो सकता है, इवन चाहे वो 30 साल की लेडी हो जिनमें पीरियड फिर दोबारा होएगा ही नहीं, वैसे वाला पॉसिबिलिटी है। बट कुछ लोगों में जैसे ट्रीटमेंट खत्म हो गया 5-6 महीने साल भर में फिर नॉर्मल पूरा साइकिल शुरू होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी सब नॉर्मल होता है। तो ये एग्जैक्टली प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट काफी लोगों में ज्यादातर ठीक चलता है। सर जैसे कहीं पता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कैंसर होने की, कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो क्या कोई वैक्सीन है अभी तक, कोई ऐसी कोई एडवांसमेंट? हाँ, कैंसर एक सिंगल डिसीज नहीं है, तो इसलिए हम जैसे HPV तो एक वो सिंगल कॉज है, तो उसके लिए वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। बाकी एज सच कोई कैंसर की वैक्सीन नहीं है। इधर उधर व्हाट्सएप में आजकल मतलब बीच बीच में न्यूज आते रहते हैं, बट कैंसर के अगेन वैक्सीन बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन इसलिए है कि कैंसर एक सिंगल डिसीज मतलब नहीं है, हर कैंसर का अलग अलग वजह है। तो जैसे लिम्फोमा हो गया उसका अलग वजह है, ब्लड कैंसर का अलग वजह है, ब्रेस्ट कैंसर का अलग वजह है, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मतलब हर चीज का अलग वजह है। तो उसमें पूरा एक वैक्सीन से हम उसको खत्म कर नहीं सकते, ये वैक्सीन से कंट्रोलेबल डिसीज है ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रेडिएशन हाँ, मतलब रेडिएशन पहले सर्जरी होने के बाद करते हैं ज्यादातर। हाँ, मतलब फैलने का रिस्क रहता है, तो इसलिए फुल बॉडी स्कैन, होल बॉडी पेट CT स्कैन करते हैं एज सुन एज द डायग्नोसिस होते, उससे पता चलता है कि शरीर में कहीं फैला है नहीं फैला है। अगर अर्ली जब डिटेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम जब डिटेक्शन होता है, अगर उस टाइम फैला नहीं है तो दोबारा होने का चांस कम होता है। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे, जैसे मैंने बताया, प्रिवेंट करने के लिए ये सारे एडिशनल मल्टीमोडालिटी ट्रीटमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वो कहीं फैले ना और जहाँ पे लोकल में भी दोबारा ना हो। बट हाँ, मतलब 5% या 10% लोगों में दोबारा होने का रिस्क रहता है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप पे रहना जरूरी है। हाँ जी, तो कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस अवेलेबल है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होता है जिसको ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। तो वो ब्लड टेस्ट करने से कुछ कॉमन कैंसर्स का डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। तो उसमें एक है CA-125 जो ओवेरियन कैंसर के लिए यूज किया जाता है,
CA 19.9 जो है वो पैंक्रियाटिक कैंसर या हेपेटोबिलियरी मेनली पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए होता है। CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो कोलोन कैंसर के लिए है, प्लस हेपेटोबिलियरी सिस्टम में और लिवर वाला कैंसर में भी वो बढ़ सकता है, ओवेरियन कैंसर में भी बढ़ सकता है। और CA 15.3 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में बढ़ सकता है, और एक CA 72.4 है जो स्टोमक कैंसर के उसमें बढ़ सकता है। और जेंट्स में जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA होता है वो ब्लड टेस्ट से वो प्रोस्टेट कैंसर उससे डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये मार्कर्स मेल का और फीमेल का काफ़ी हद तक जो भी कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज बना होता है उसमें इंक्लूडेड होता है, और उसके ज़रिए हम काफ़ी कॉमन कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पैप स्मीयर जो है वो बच्चेदानी का सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है, तो वो भी आफ्टर 40 जितने भी लेडीज़ हैं वो पैप स्मीयर साल 2 साल में एक बार कराना चाहिए। और मैमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और 40 से ऊपर जितने भी लोग हैं तो उनको एक अपना बेस लाइन मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड प्रेफरेबली करना चाहिए। सर हाँ जी। सर मतलब जो कहते हैं जो सदाबहार का प्लांट होता है वो कैंसर को मतलब क्योर करने में हेल्प करता है, क्या इज इट ट्रू? इसके बारे में आई थिंक डॉक्टर साहब आंसर करेंगे, बिकॉज और सर अगर वो करता भी है तो कितने लिमिट तक करता है क्योर? आई थिंक सर विल बी द राइट पर्सन टू आंसर, बिकॉज हम एग्जैक्टली उसके बारे में सदाबहार मतलब वो जो है घर में हाँ उसका मतलब हर रोज फूल उसमें आता रहता है। हाँ वही। तो वैसे तो बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स का है, तो जिसके बारे में आई थिंक सर विल कवर। ठीक है। और एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Very nice. On behalf of everyone, I extend my sincere gratitude for such an enlightening and thoughtful, provoking session. Now I request Professor Dr. Deepak Sharma sir to share insights on homeopathic view on breast cancer